हाय फ्रेंड्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। वो पढ़ना है हम लोग को थेल्स प्रमेय, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थेल्स प्रमेय एग्जाम में बार बार पूछता है और आपके लाइफ में भी इसका बहुत यूज होगा। आप जब भी फिजिक्स पढ़िएगा आईएससी में या उसके ऊपर या 10th में भी, तो आपका इसका बहुत उपयोग होता है, ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है। तो थेल्स प्रमेय समझने की आप कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। सबसे पहले थेल्स प्रमेय कहते किसे है ना। तो थेल्स प्रमेय मैं ऊपर लिखा हूं, किसी त्रिभुज के, क्या लिखा हूं, किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है ना, उसके एक भुजा, उसमें कितने भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है ना। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को, अन्य 2 भुजा जो बच गया, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आपका त्रिभुज दिया गया है ना। तो एक त्रिभुज आपका, एक भुजा AB है, दूसरा भुजा AC है, तीसरा भुजा BC है। तो एक भुजा D जो दिया है, ये D जो रेखा है वो भुजा BC के समानांतर है। तो अन्य 2 भुजाएं बचा आपको कौन, AB और AC। तो इसको, ये जो आपका रेखा जो इसके समानांतर खींचा गया है, D खींचा गया है, तो इसको समान अनुपात में बांटे, मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही थेल्स प्रमेय कहती है। अब मुझे वही साबित करके दिखाना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमें इसमें 3 चीज लिखना होता है। जब भी कोई ज्योमेट्री में साबित करना होता है तो 3 चीज लिखना होता है। सबसे पहले दिया है क्या चीज, उसके बाद सीधी क्या करना है। अगर आवश्यकता पड़े रचना की, बनावट के, कंस्ट्रक्शन के, तो कंस्ट्रक्शन लिखिएगा और उसके बाद प्रमाण लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसे मैं लिख देता हूं। हमें क्या चीज दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC में। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC है, यही दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। मुझे साबित क्या करना है, मुझे साबित करना है अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही साबित करना है। अब ध्यान दीजिए, इसे साबित करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता, कुछ रचना की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, तो E से EN लंब AB डाला। कहाँ डाला, ध्यान दीजिए, E से EN लंब किस पे डाला, AB पे डाला। और D से DM लंब AC पे डाला। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, BE और CD को मिला दिया। चलिए ध्यान दीजिए, E से EN लंब AB तथा D से DM लंब AC डाला, साथ ही साथ BE और CD को मिलाया। चलिए 3 चीज हो गया। चौथा जो आपका है प्रमाण है। प्रमाण में मैं कहां से क्या चलता हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप बताइए, इधर भूल जाइए, आप सिर्फ इसको देखिए, ADE को देखिए। तो इसको आप देखिए, आधार हम लोग किसे कहते हैं, जिसपे लंब होता है। तो आपका आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, और लंब आपका कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। लंब आपका कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2, आधार कौन, AD, ऊंचाई कितना, EN, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब ध्यान दीजिए, BDE ये कैसा त्रिभुज आपका बन रहा है, तो अधिकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अधिकोण त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ होती है ना, बढ़ी हुई भुजे पर जो डाला गया लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो इसका भी ऊंचाई कौन है आपका, EN है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या हो जाएगा, BD, और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2, आधार कितना, BD, ऊंचाई कितना हो गया, EN। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का अनुपात निकालते हैं, क्योंकि मुझे अनुपात ही लाना है। मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया यहां से, है ना। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा। आपका क्या बच गया, AD बच गया और बटे BD बच गया। आपका क्या आ गया, AD बटे BD, समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसमें चला था उसी प्रकार मैं क्या चलूंगा, आगे इस साइड में चलता हूं। पुनः मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपको ADE का त्रिभुज दिया गया जिसमें ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है ना। तो अगर इसका ये, अगर मैं उसको ऊंचाई मानता हूं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। अब आधार आपका कौन हो जाएगा, जिसपे ऊंचाई होता है वो आधार। तो आधार आपका कौन हो गया, AE हो गया। आधार कौन हो गया, AE। तो AE इंटू ऊंचाई कौन हो जाएगा आपका, DM हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, मैं किसका निकाल रहा हूं क्षेत्रफल, इसका CDE का, है ना, CDE का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, समझे।
सी, ध्यान दे, सॉरी सॉरी, सी डी ई, ये है सी डी ई, है ना, सी डी ई, इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कौन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा या ईसी हो जाएगा, ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा डीएम हो जाएगा, वही जो इसके बढ़े हुए भाग पे डाला गया है ना, तो इसका हो गया। अब निकाल रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई बराबर, यहां से इन दोनों से वैल्यू पुट करता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 कट गया, डीएम डीएम कट गया, आपका क्या आ गया एई बटे ईसी आ गया, एई बटे ईसी आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए इस दोनों त्रिभुज को, आप देखिए आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्या नाम है बीडी, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल आप देखिए ये दोनों भुजाओं के बीच स्थित है ना, डी और बीसी के बीच स्थित है, तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई दो एक ही समान समानांतर रेखाएं कौन कौन डी और बीसी के बीच स्थित है। अब आप जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी कि बीडीई का क्षेत्रफल और सीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसी डी। अब आप ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या लिखा, अब देखिए समीकरण 2 में आपका क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एई बटे ईसी था। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, सीडीई के स्थान पे बीडीई लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर। अब इसको मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देखिए समीकरण 1 देखिए और समीकरण 3 देखिए। समीकरण 1 में आपका क्या दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एडी बटे बीडी। समीकरण 3 में क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। समीकरण 3 और 1 का एलएचएस क्या है बराबर है, इसलिए समीकरण 3 और 1 से मैं क्या करता हूँ आरएचएस को बराबर कर देते हैं। तो अब समीकरण 1 और 3 से क्या आपका आ जाता है एडी बटे बीडी या डीबी बराबर ए बटे ईसी। मुझे यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपका था क्या थेल्स प्रमेय। आप इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर का थेल्स प्रमेय पूछता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे समझने के लिए हमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट समझना पड़ेगा कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसे समझ लेता हूँ। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे आपको 3 रेखाएं आपको दिख रहा है ना, एक रेखाएं एल है, एक रेखाएं एम है और एक रेखाएं आपका पी दिया गया। तो आप तीनों में से समझिए कि सबसे पहले कौन कौन रेखाएं क्या क्या चीज है। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस रेखा को भूल जाऊं, एल को अगर मैं भूल जाता हूं तो आप समझिए एक रेखाएं पी है और एक रेखाएं एम है ना। तो आप जो ये देख रहे हैं एम रेखा देख रहे हैं, अब पी रेखा देख रहे हैं, वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एम को भूल जाता हूं, मैं ध्यान देता हूं पी को और ध्यान देता हूं एल को, तो पी और एल एक दूसरे का क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती काटती है तो एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक रेखाएं एल है, एक रेखाएं एम है और एक तीसरी रेखाएं आपका पी दिया गया है। तो इस एल और एम दोनों के लिए ये जो पी रेखाएं होगी वो क्या होगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा है। अब ध्यान दीजिए, तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा में क्या अंतर है। तिर्यक छेदी रेखा जो होती है या तिर्यक रेखा जो होती है वो क्या करती है, 2 या 2 से अधिक लाइन को प्रतिच्छेद करती है। जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक लाइन को प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाएगी, आपको तिर्यक रेखा कहलाएगी। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पी जो है एम को और एल को और एम दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए पी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, कोई दिक्कत आप तिर्यक रेखा समझिए, यदि 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या घटनाएं घटती, इसको पर आप ध्यान दीजिए। पहले तो संगत कोण बनता है, उसके बाद एकांतर कोण बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग संगत कोण किसे कहते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ले रहा हूं एल, अगर कोई रेखा, अगर इस रेखा की अगर मैं ऊपर चर्चा करूंगा तो इस एम रेखा के भी ऊपर चर्चा करेंगे, पहली बात।
अगर हम तिर्यक रेखा के हम राइट ओर चर्चा करेंगे एल में, तो एम में भी तिर्यक रेखा के राइट ओर चर्चा करेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही साइड। तो संगत कोण हम पहचानेंगे कैसे? अगर आप संगत कोण समझ जाते हैं तो आसान हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप ध्यान दीजिए, ऊपर कितना है? 2 है। ऊपर कितना है? 2 है। एम के ऊपर कितना है? 2 है। और कौन साइड है? राइट साइड है एल के। तो एम के ऊपर कितना है? एम के ऊपर 5 और 6 है, लेकिन हमको लेना है राइट साइड, क्योंकि इस साइड लिए राइट साइड, इधर भी लेंगे राइट साइड। तो इस प्रकार आपका 2 और 6 आपका क्या हो गया? संगत कोण हो गया। 2 और 6 आपका क्या हो गया? संगत कोण का युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इधर 1 ले रहा हूं, कौन सा एंगल ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं, तो इधर आप ध्यान दीजिए क्या है? एल का ऊपर है, तो हम क्या लेंगे? एम का ऊपर लेंगे। एल का क्या है? आपका पी का लेफ्ट साइड है, तो आप इस पी का भी लेफ्ट साइड रखिएगा। तो 1 और 5 आपका क्या हो जाएगा? संगत कोण का युग्म हो जाएगा। उसी प्रकार आप क्या लिए? एल के नीचे लीजिए, एल के नीचे लीजिए राइट साइड। तो एल के नीचे राइट साइड कौन है? 3 है। एल के नीचे राइट साइड 3 है। तो आप एम में आइए, एम के नीचे आप जाइए और राइट साइड आइए, कौन है? 7 है। तो ये दोनों आपका क्या होगा? युग्म होगा। ये पहला युग्म बना, ये दूसरा युग्म बना, ये कितना युग्म? तीसरा युग्म बना। उसी प्रकार आपका 4 और 8 भी आपका ये क्या बनेगा? युग्म बनेगा। तो संगत कोण का युग्म कौन हुआ? 1 का संगत कौन हुआ? 1 का संगत 5 हुआ। 2 का संगत कौन हुआ? 2 का संगत 6 हुआ। 3 का संगत कौन हुआ? 3 का संगत 7 हुआ। 4 का संगत कौन हुआ? तो 4 का संगत 8 हुआ। चलिए, ये तो आप संगत कोण समझ गए। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एकांतर कोण क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूं एकांतर कोण क्या होता है। चलिए ध्यान दिए, जैसे आपका कोई 2 रेखाएं दिया गया है। चलिए ये मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं आपका दिया गया है और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार कोण बनता है। तो एकांतर अल्टरनेट का मतलब होता है एक के छोड़कर एक। आप ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? हम निकालते हैं 1 का एकांतर। 1 है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये बाहर है तो अल्टरनेट छोड़ करके, है ना, ये बाहर है तो आप ध्यान दीजिएगा इसके विपरीत साइड जाएगा, है ना, इसके विपरीत साइड बाहर ही जाएगा। तो इधर नहीं जाएगा, ये तो बगल वाला हो गया ना। इसके विपरीत साइड हमका ये बाहर है तो इसका बाहर हम इसमें आएंगे, इस रेखा के सामने लेंगे तो इसका बाहर ये नहीं बल्कि ये आपका 1 का एकांतर कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 का एकांतर कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, उसी प्रकार 2 का एकांतर कौन हो जाएगा? 2 का एकांतर कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का एकांतर कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या बोला कि अल्टरनेट लेना है। अगर इसका ध्यान, ये तिरछा तिरछी क्या लेना है? तिरछा तिरछी। उसी प्रकार 4 का एकांतर कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 का एकांतर कौन हो जाएगा? 6। बाहर बाहर तो बाहर बाहर, अंदर अंदर तो अंदर अंदर। उसी प्रकार 3 का एकांतर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप एकांतर कोण और संगत कोण समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या कहा? 1 का एकांतर कौन? 8। 1 का एकांतर कौन? 8 बाहर बाहर, सॉरी 1 का एकांतर कौन? 7। 1 का एकांतर कौन हो गया? 7। 2 का एकांतर कौन हो गया? 8। 3 का एकांतर कौन हो गया? 5। 3 का एकांतर कौन हो गया? 5। और 4 का एकांतर कौन हो गया? 6, है ना, एकांतर कोण हो गया। अब तीसरा आप समझिए, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण किसे हम कहते हैं? तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो इस प्रकार आपका कोण यहाँ पे बन रहा है 1 2 3 4, है ना। तो ये दोनों कोण कहलाती है शीर्षाभिमुख कोण, है ना, अपोजिट एंगल कहलाते हैं ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 का शीर्षाभिमुख 3 और 3 का शीर्षाभिमुख 1 होता है। और 2 का शीर्षाभिमुख कितना होता है? 4 और 4 का शीर्षाभिमुख 2 होता है। आपने एकांतर कोण समझा, संगत कोण समझा और शीर्षाभिमुख कोण समझा। अब चलिए हम ध्यान देते हैं कि एकांतर कोण बराबर कब होता है, संगत कोण बराबर कब होता है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर कब होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 2 समानांतर रेखाएं हैं, है ना, यदि 2 समानांतर रेखाएं हमेशा चाहिए संगत कोण बराबर होने के लिए और एकांतर कोण बराबर होने के लिए समानांतर चाहिए। यदि कोई 2 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, ये कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो मान लिया जाए कि N बिंदु पर और M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, तो कोण बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे आपका संगत कोण कौन बन रहा है? 1 का संगत कोण बन रहा है 5, 2 का संगत कोण बन रहा है 6, उसी प्रकार 4 का संगत कोण बन रहा है 8,
3 का संगत कौन बन रहा है 7। तो ये संगत कोण क्या होते हैं बराबर होती हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर आप संगत कोण निकालना जानते हैं तो संगत कोण का युग्म क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। दूसरा, पहला कंडीशन हो गया संगत कोण बराबर। पहला कंडीशन क्या होता है संगत कोण बराबर। दूसरा कंडीशन लागू होता है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन कौन था 1 का 6 3 का 5 सॉरी 4 का 6 3 का 5 और 2 का कौन था बार बार आप ले लीजिए 2 का 8 और 1 का 7। ये सभी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए ये क्या है ये लाइन का रेखा का क्या है अंदर है, इसलिए ये कहलाता है क्या ये क्या कहता है अंतः एकांतर कोण। क्या कहता है अंतः एकांतर कोण। ये क्या कहलाएगा आपका बाह्य एकांतर कोण। क्या कहलाएगा बाह्य एकांतर कोण। अब ध्यान दीजिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। 1 3 के बराबर 4। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम सबसे पहले होता है क्या चीज कहता है क्या चीज है ना। थेल्स प्रमेय के विलोम लिखता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को है ना यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आप इस फिगर में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक त्रिभुज है जिसमें डी एक रेखा है जो क्या कर रहा है ये दो भुजा जो रेस्ट भुजा ये जो भुजा बचा है ए बी और ए सी उसको समान अनुपात में बांट रही है। यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो हमें साबित करना है कि डीई और बीसी जो होता है पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हमें दिया है लिखते हैं दिया है में क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई जो है डी आप फिगर में ध्यान दीजिएगा डी ए बी और एसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसी जैसे मैंने अभी बताया है ना। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हमें साबित करना है डी समानांतर बीसी। मैं कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे आप थेल्स प्रमेय में आप बनाए थे सेम उसी प्रकार से बस कुछ नहीं थोड़ा सा इसमें अंतर है। हम क्या करें बनावट में क्या किए डी से डीएम लम एसी डाला डी से डीएम लम एसी डाला और ई से ईएम लम एबी डाला साथ ही साथ है ना साथ ही साथ बीई और सीडी को मिलाया। उसके बाद प्रमाण में हम लोग आते हैं जैसे थेल्स प्रमेय देखे थे है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। अब ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर फिर से बताता हूँ आधार इसका क्या होगा यही त्रिभुज है ना एडीई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। आधार आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा है ना। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई कहाँ है बीडीई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिए एक कैसा त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आधार इसका क्या हो जाएगा डीबी और ऊंचाई क्या होगा इसके बढ़े हुए भाग पर डाले गए लंब यही ना 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ऊंचाई किसका इसका क्या होगा ईएन होगा। तो 1/2 आधार क्या हो गया डीबी ऊंचाई क्या हो गया ईएन। अब दोनों का अनुपात निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी जैसे था दोनों से मैंने पुट कर दिया तो ये दोनों कट जाएगा ये दोनों ऊंचाई कट जाएगा क्या बचेगा एडी बटे डीबी क्या बच गया एडी बटे डीबी। मैंने उसको क्या मान लिया समीकरण 1 मान लिया। चलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं। चलिए आप ध्यान दीजिए फिर पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फिर से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाला माने कि ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल आप समझने की कोशिश कीजिएगा है ना इसका। अब आधार में किसको मानता हूँ एई को मानता हूँ आधार किसको मान रहे एई को तो ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा डीएम हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार एई ऊंचाई कितना डीएम। उसके बाद मैं निकालता हूँ इसका क्षेत्रफल है ना सीईडी का ये भी अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज के ये क्या हो जाएगा आधार ऊंचाई क्या होगा इसके बढ़े हुए भाग पे डाले गए लंब ये उसका ऊंचाई हो जाएगा मतलब डीएम ऊंचाई हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना सी गुने ऊंचाई डीएम। फिर दोनों का मैं क्या करता हूँ अनुपात कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार यहाँ से पुट कर दिए ये दोनों कट गया डीएम कट गया क्या बचा एई बटे ईसी बचा एई बटे ईसी बचा। अब ध्यान दीजिए हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। मैंने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी
AE बटे EC को आप ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है, AE बटे EC के बराबर है AD बटे DB दिया है ना, तो क्या मैं इसके बराबर ये लिख सकता हूँ AD बटे DB। यहाँ AE बटे EC के स्थान में मैंने क्या लिख दिया, AD बटे DB। इससे फायदा क्या है, आप समझने की कोशिश करिएगा फायदा क्या है। मैंने इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, 2 को देखिए और समीकरण 1 को देखिए। इसका LHS में क्या है, AD बटे, RHS में क्या है, AD बटे DB। इसका भी RHS में क्या है, AD बटे DB दिया है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप LHS उठाइए समीकरण 1 का, समीकरण 2 का LHS यहाँ से उठाइए। मैंने दोनों को उठा करके रख दिया, दोनों क्या हो गया, बराबर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कट जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब ध्यान दीजिए, आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है, दोनों का आधार क्या है, D है, दोनों का आधार D है, और दोनों त्रिभुज क्या है, D के एक ही ओर है ना। तो मैंने क्या लिखा, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार D पर है तथा D के एक ही ओर, एक तो क्षेत्रफल भी बराबर है, एक ही आधार है, एक ही ओर है, तो जब ऐसा होता है तो ऐसा कब होता है, जब दोनों समानांतर होती है। इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि D समानांतर BC होगा। हमको पता है कि जब एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार और एक ही ओर हो तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समानांतर होंगे, है ना। चलिए हम देखते हैं उसके बाद फिर कुछ और, इसमें ऊपर में भी इसका कुछ दिया है।